नमस्कार दोस्तों, कल हमने देखा एक ऐसी कंडीशन जिसमें सेल के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं और सेल के बाहर बहुत सारी चीजें जा रही हैं। हमने उस प्रोसेस को नाम क्या दिया? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बायोफिजिक्स। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। एक सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन। हमने कल पढ़ा कि सेल के अंदर के फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं और सेल के बाहर के फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। अब ये प्रोसेस हो रही है, सब्सटेंस से ईसीएफ से आईसीएफ में आ रहे हैं और आईसीएफ से ईसीएफ में आ रहे हैं। तो किसके थ्रू आ रहे हैं? तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आ रहे हैं, है ना। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या था? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ओके, कैसे चीजें सेल के अंदर आ रही हैं और कैसे चीजें सेल से बाहर जा रही हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? बायो फिजिक्स। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट में कल हम पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन, जिसमें हमने कहा कि डिफ्यूजन वह प्रोसेस है जिसमें चीजें अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ मूव करती हैं। हायर कंस्ट्रक्शन टू लोअर कंस्ट्रक्शन की तरफ चीजें जाती हैं और जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। हम पढ़ चुके कल। और डिफ्यूजन दो प्रकार का हमने पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। हमने कहा सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन और लिपिड मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन लिपिड मौजूद होता है। चीजें कैसे जा रही थी? लिपिड में घुल के सेल के अंदर और बाहर हो रही थी और यहाँ प्रोटीन से जुड़कर सेल से अंदर और बाहर हो रही थी। लिपिड लेयर डिफ्यूजन और प्रोटीन लेयर डिफ्यूजन की तरह हमने कहा सेल मेम्ब्रेन पर प्रोटीन और लिपिड मौजूद है और इसकी मदद से सब्सटेंस सेल के बाहर और अंदर आते हैं। या तो लिपिड लेयर डिफ्यूजन के तहत सब्सटेंस वो लिपिड में घुलकर अंदर आ जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन के साथ जुड़कर सब्सटेंस अंदर और बाहर हो जाते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड लेयर डिफ्यूजन और प्रोटीन लेयर डिफ्यूजन हम कल पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत? और डिफ्यूजन के अंतर्गत दूसरा फैसिलिटेड डिफ्यूजन हमने कल पढ़ा, जिसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, प्रोटीन कैरियर के रूप में कार्य करता है। हमने कल पढ़ा कि यहाँ लगा है प्रोटीन और ये इसे नाम देते हैं ए, और एक सब्सटेंस है जिसे सेल के अंदर आना है, इसे नाम देते हैं बी। तो प्रोटीन कैरियर यहाँ कैरियर का काम करता है। कुछ मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो लिपिड साथ घुल नहीं पाते और कुछ जुड़ भी नहीं पाते प्रोटीन के साथ। तो उन मॉलिक्यूल को क्या कैसे अंदर सेल के अंदर कैसे आएंगे? तो यहाँ प्रोटीन कैरियर का काम करता है। अब ये प्रोटीन कैरियर, ये ए नाम दिया है और एक सब्सटेंस है यहाँ पे, इसे बी नाम दिया है। अब बी को सेल के अंदर आना है तो प्रोटीन ए कैरियर जो है वो बी को कैरी करेगा और सेल के अंदर छोड़ देगा। तो ये जो कैरी ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर इनका, ये ए बी कॉम्प्लेक्स बन गया है ना, कॉम्प्लेक्स। और अंदर सेल के अंदर ये प्रोटीन कैरियर उन्हें ले जाएगा और प्रोटीन कैरियर अलग और सब्सटेंस अलग। जैसे अंदर आए हैं ऐसे ही बड़े मॉलिक्यूल बाहर अगर निकलना हो तो ये सेल के बाहर ऐसे पैटर्न पे निकलते हैं। ये हमारा था फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसमें भी एनर्जी का यूज नहीं हुआ, एटीपी का कोई यूज नहीं हुआ और हायर कंस्ट्रक्शन टू लोअर कंस्ट्रक्शन चीजें मूव करी। और हमने कल क्या पढ़ा? पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने कल पढ़ा ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन के अलावा एक प्रोसेस और होती है जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें पतला पानी का सॉल्यूशन गाढ़े पानी की तरफ मूव करता है। ठीक है, कल ये है पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस वह प्रोसेस हो जिसमें पतले सॉल्यूशन से गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ पानी मूव करता है बिना एनर्जी का खर्चा किए ना। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वह प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर जाने पर एनर्जी का यूज करते हैं उसे एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। इसमें एटीपी एनर्जी का यूज करके सब्सटेंस सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं, वह हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीन प्रकार के होते हैं। पहला कैरियर टाइप ट्रांसपोर्ट। हमने जो डिफ्यूजन में फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ा जिसमें प्रोटीन कैरियर का काम करता है और बाहर के सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर ले जाता है बिना एनर्जी का खर्चा किए। सेम वही होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ टाइप ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें
एनर्जी का खर्चा होता है। जैसे ये एक सेल, ये यहाँ प्रोटीन कैरियर लगा हुआ है, इसे नाम दे दो ए। एक सब्सटेंस हुआ आपका बी। अब इसे अंदर सेल के अंदर आना है बी को, तो फैसिलिटेट में क्या हो रहा था कि एक्टिवली काम कर रहा था बिना एनर्जी का खर्चा किए। अब क्या होगा, यहाँ प्रोटीन कैरियर इसको कैरी करेगा बी सब्सटेंस को, तो यहाँ ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना, ए बी कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अब ये प्रोटीन कैरियर सेल के अंदर मूव करेगा, तो प्रोटीन कैरियर यहाँ सेल के अंदर अलग हो जाता है और सब्सटेंस अलग हो जाता है। ऐसे ही ये बाहर जाना है तो इसे बाहर मूव करवाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन और कैरियर टाइप ट्रांसपोर्ट में इतना फर्क है कि यहाँ एक एनर्जी का यूज हो रहा है और वहां एनर्जी का यूज नहीं था। तो ये कैरियर टाइप ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है, एक्टिवली काम करता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे काम करता है? प्रोसेस कहता है कि हम कैरियर की मदद से सब्सटेंस को तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, परंतु वह सब्सटेंस भी किसी के को कैरी करके सेल के अंदर वो बाहर ले आता है। जैसे प्रोटीन कैरियर का काम हुआ ग्लूकोज कैरी करना, और ग्लूकोज ने भी अपने साथ एक सब्सटेंस को मिला लिया। कॉन्सेप्ट कैसे बना, आइए समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन पर लगा एक प्रोटीन कैरियर, ठीक है, ये प्रोटीन कैरियर, ओके, इसे ए नाम दे दो, है ना। और ये रहा ग्लूकोज, इसे जी नाम दे दो, ग्लूकोज सब्सटेंस, ग्लूकोज। अब क्या हुआ कि ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है तो प्रोटीन से जुड़ के आएगा। अब ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है, यहाँ एक सब्सटेंस और है, इसे एस नाम देते हैं। ये सब्सटेंस ग्लूकोज के साथ मिलके प्रोटीन कैरियर ग्लूकोज को उठाएगा, कैरी करेगा, तो ये तीनों अंदर। तो यहाँ प्रोटीन कैरियर अलग, ग्लूकोज अलग और सब्सटेंस अलग। तो ये सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस हुई। मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन कैरियर ने ग्लूकोज अंदर ले जाना था, तो ग्लूकोज ने भी अपने साथ एक सब्सटेंस को मिला लिया, जिससे वह सब्सटेंस भी सेल के अंदर और बाहर होने लगा। इस ट्रांसपोर्ट को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी का यूज हो रहा है ना, एक्टिव प्रोसेस में। प्रोटीन कैरियर बेसिकली किसको, ग्लूकोज को लेने आया था, तो ग्लूकोज ने अपने साथ एक सब्सटेंस को भी मिला दिया, और प्रोटीन कैरियर ने ग्लूकोज को कैरी किया और अंदर सेल के अंदर ले गया। तो अब अंदर ले जाने के तो प्रोटीन कैरियर अलग, ग्लूकोज अलग और सब्सटेंस अलग। तो ये हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। फ्यूजन में एनर्जी खर्च नहीं हो रही थी, पर इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है। इतना अंतर है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यही मेजर अंतर है कि इसमें एनर्जी का खर्चा होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के साथ सेल के अंदर बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड, वस्कुलर ट्रांसपोर्ट एक और होता है, वस्कुलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वस्कुलर ट्रांसपोर्ट नाम से गुब्बारे टाइप होते हैं, ये बलून टाइप, बलून। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? जो ईसीएफ है हमारा, जो सेल के बाहर ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसमें जो बड़ी मॉलिक्यूल रहते हैं, ईसीएफ में लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, यह उस सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को। छोटे मॉलिक्यूल तो आसानी से सेल के अंदर और बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, सेल के अंदर और बाहर वस्कुलर ट्रांसपोर्ट की मदद से करते हैं। छोटे मॉलिक्यूल हैं तो वह डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से, सेकेंडरी एक्टिव प्रोसेस से, कैरियर टाइप प्रोसेस से सेल के अंदर और बाहर हो सकते हैं, परंतु बड़े मॉलिक्यूल के लिए वस्कुलर ट्रांसपोर्ट की मदद लेनी होती है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी एनर्जी का खर्चा आता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारा कैरियर टाइप, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वस्कुलर ट्रांसपोर्ट हुआ। अब वस्कुलर ट्रांसपोर्ट का एक उदाहरण देखिए।
ये WBC हमारे ब्लड के सेल्स स्यूडोपोडे से बना देते हैं। ये सेल WBC सेल है ना। ये बैक्टीरिया जब इनके पास आता है तो ये नकली हाथ पांव बनाते हैं। ये वायरस, बैक्टीरिया मान लीजिए, बैक्टीरिया वायरस, ब्लड में आया बैक्टीरिया, ठीक है। WBC अपनी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड कर देती है जैसे बैक्टीरिया आता है। ये सेल है WBC सेल। कोई बैक्टीरिया आया तो इसको खाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए WBC ऐसी हाथ पांव बना लेती है अपने। थोड़े बड़े मॉलिक्यूल हो तो WBC इसे पी जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। और ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल हो तो WBC इस बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है, उसे बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। WBC सेल नकली हाथ पांव बनाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को खा जाती है। WBC सेल के अंदर बैक्टीरिया आने पर वह उन पर एंजाइम रिलीज कर देगी। क्या है बैक्टीरिया, यहाँ पे है, तो इस पे एंजाइम रिलीज कर देती है WBC सेल और इस बैक्टीरिया को मार देती है, पी लेती है, मतलब पाइनोसाइटोसिस। यदि बड़े मॉलिक्यूल हुए तो खा जाएगी, उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट का एक उदाहरण है। ओके ना, हमारा कंप्लीट हुआ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बायोफिजिक्स। अब हम अगला चैप्टर लेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथि। जब हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो ग्लैंड्स को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। हम ग्रंथि की बात करें तो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं और इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे से सेल। ये ग्लैंड ऐसे स्ट्रक्चर का ग्लैंड होता है और इनके अंदर सेल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। इन ग्लैंड के अंदर ये सेल्स होते हैं। हम ग्लैंडुलर सेल की बात करें तो जो ग्लैंडुलर सेल होते हैं वह ब्लड यूज करते हैं, ब्लड की मदद से ही अपना सामान बनाते हैं और हम इन सामान को क्या नाम देते हैं, सिक्रेशन या डिस्चार्ज भी बोल सकते हो आप। ये ग्लैंडुलर सेल, ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड में से अपना कुछ सामान लेंगे और कुछ सिक्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे। आपके लिए सामान बनाते हैं, कुछ सिक्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे, हम इन्हें ग्लैंड्स या ग्रंथि कहते हैं। ओके, अब ये ग्लैंड दो प्रकार की होती है। ग्लैंड, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है फर्स्ट और सेकंड होती है इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, हमने क्या कहा, ब्लड से अपने लिए कुछ सामान लेते हैं और कुछ सिक्रेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लैंड दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो मतलब बाहर और इंडो मतलब अंदर। एक्सोक्राइन के पास अपनी खुद की पाइपलाइन होती है, इसके पास खुद की विथ पाइपलाइन इसके पास कोई पाइपलाइन नहीं होती है, विदाउट पाइपलाइन। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास खुद की पाइपलाइन होती है। हम इन पाइपलाइन की बात करते हैं तो इन्हीं की मदद से ग्लैंड रिलीज करते हैं अपनी डिस्चार्ज या फिर अपने सिक्रेशन भी आप बोल सकते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं, तो जहां इनकी हमारे शरीर में जरूरत होती है वहां यह पाइपलाइन के द्वारा रिलीज करते हैं अपने सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सिक्रेशन
डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज सिक्रेशन। इस पाइपलाइन को हम क्या बोलते हैं? डक्ट, डक्टफुल। डक्ट मीन्स रास्ता, ठीक है। तो ये हो गया ग्लैंड, और ये इसकी पाइपलाइन, ये हो गया ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसकी ये पाइपलाइन, इसे डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डक्ट मीन्स रास्ता। उन्होंने कहा कि बनाएंगे अपने सिक्रेशन, ठीक है। इनके पास एक बड़ी सी पाइपलाइन होती है, इनको जो भी चीज भेजना हो तो वो पाइपलाइन के माध्यम से ऊपर भी शरीर में भेज सकते हैं। जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड, कान के पास सलाइवरी ग्लैंड फॉर्मेशन करती है सलाइवा का, और ये डिस्चार्ज करती है मुंह के अंदर। जैसे आंखों के ऊपर लेक्रिमल, तो हमने कहा ये जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये अपने सिक्रेशन का फॉर्मेशन खुद करते हैं और बनाकर पाइपलाइन द्वारा एक जगह पर भेज देते हैं जहां शरीर में उसकी जरूरत होती है। इनके पास पाइप इसलिए होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास कि इनको अपने सिक्रेशन बॉडी में केवल एक ही जगह भेजना होते हैं जहां उनको जरूरत होती है, ठीक है। वो सिक्रेशन एक जगह ही भेजना है तो बेहतर है कि अपने पाइपलाइन द्वारा सिक्रेशन शरीर में केवल एक जगह भेज दिया जाए। तो हमने ऐसे ग्लैंड को क्या नाम दे दिया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, या विदाउट पाइपलाइन होते हैं, विदाउट डक्ट होते हैं। विदाउट डक्ट है मतलब इनकी कोई पाइपलाइन नहीं होती। ये कैसे होंगे? इनके पास कोई डक्ट नहीं होती। अब डक्ट या पाइपलाइन नहीं है तो ये क्या करेंगे? ये रिलीज करेंगे अपने सिक्रेशन। ओके, कहाँ रिलीज करेंगे? तो सिक्रेशन का नाम क्या होगा? हार्मोन्स सिक्रेशन रिलीज, रिलीज सिक्रेशन कौन से? हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये रिलीज करते हैं, और सिक्रेशन का नाम होगा हार्मोन्स, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करते हैं और कहाँ दे देते हैं? सिक्रेशन। तो ये ब्लड में दे देंगे अपने सिक्रेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा होता है, डक्ट लेस रहता है, इसमें डक्ट नहीं रहते, इसमें ग्लैंडुलर सेल रहते हैं। ये ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या रहते हैं? डक्ट लेस रहते हैं ग्लैंड। ये ग्लैंडुलर सेल, ठीक है। तो ऐसे रहते हैं। ये अपना डिस्चार्ज क्या फॉर्मेशन करता है? हार्मोन का, और अपना डिस्चार्ज ये ब्लड में देते हैं। ब्लड वेसल्स अपने डिस्चार्ज जो रहेंगे वो ब्लड के अंदर दे देंगे, ठीक है। ब्लड से ये सिक्रेशन इंटेक करेंगे, पूरे शरीर में जा रहे हैं ना, और उसका यूज हो रहा है जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो भी बनाया वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाएगा, और जहां जिनकी जरूरत होगी वहां इनका उपयोग हो जाएगा। ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। बनाया हार्मोन्स, एच, ये एच ब्लड में दे दिया, तो ये ब्लड पूरे शरीर में जाएगा और जहां इनकी जरूरत होगी वहां इनका उपयोग कर लिया जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड ने जो अपना सिक्रेशन हार्मोन बनाया वह ब्लड में दे दिया। अब ब्लड से हार्मोन पूरे शरीर में घूमेंगे। शरीर किन चीजों का बना है? तो सेल का बना है, ये हमने पढ़ा है। तो हार्मोन, ये सेल ब्लड से हार्मोन सेल में आ जाएंगे, जहां इनकी जरूरत होगी वो सेल इसको ले लेगा, ठीक है। तो हार्मोन ब्लड से होते हुए पूरे शरीर में घूम रहे हैं, और जिन सेल्स को इन हार्मोन्स की जरूरत होती है वो सेल उन हार्मोनों का उपयोग कर लेता है, और जिनको जरूरत नहीं होती वो उपयोग नहीं करता है, क्योंकि सेल सेल्फिश होता है। जो उसको जरूरत रहेगी वो चीजें अंदर लेगा, और जो नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। इस तरह से ये प्रोसेस हमारे शरीर में कार्य करता है। अब हार्मोन किसी डक्ट के द्वारा क्यों आगे नहीं बढ़े? क्योंकि शरीर में उनकी जरूरत किसी एक लोकल प्लेस पर नहीं है,
एक जगह जरूरत होती तो वो पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह अपना सिक्रेशन छोड़ देते, परंतु हार्मोन की जरूरत तो पूरे शरीर को है। जैसे आप बात करते हो ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन शरीर के शारीरिक विकास में मदद करता है। शारीरिक विकास सर से लेके पांव तक एक समान होना चाहिए। पूरे शरीर को हार्मोन की जरूरत है। यदि हम ग्रोथ हार्मोन के लिए पाइपलाइन लगाना शुरू कर दें तो पूरे शरीर में सर से लेके पैर तक पाइपलाइन लगवाना पड़ेगी, और लाखों करोड़ों पाइपलाइन शरीर में लगे तो शरीर का सही मैनेज नहीं किया जा सकता। उसी तरह थायराइड शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए मदद करता है। लाखों करोड़ों सेल को थायराइड के हार्मोन की जरूरत है। अब इन थायराइड की भी इतनी सारी पाइपलाइन लगाएं अगर बॉडी में, शरीर में, तो वह किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि जिसकी जरूरत एक ही जगह होती है, किसी एक लोकल प्लेस पर, वो क्या होते हैं? डक्ट फूल, एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट फूल, उनमें डक्ट रहती है, वह एक जगह जाके अपनी सिक्रेशन वहां छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सलाइवरी ग्लैंड, लेक्रिमल ग्लैंड आंखों के पास। तो जिसकी जरूरत पूरे शरीर में होती है वह होते हैं डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं उन्हें। डक्टलेस रहती है, इनकी डक्ट नहीं होती है। ये अपना सिक्रेशन हार्मोन बनाते हैं और अपने सिक्रेशन को ब्लड में दे देते हैं और शरीर में ये रोटेट करते हैं। जिन सेल को इनकी जरूरत होती है, इन हार्मोनों की जरूरत होती है, वह ले लेता है, और जिसे नहीं होती वह नहीं लेता। पूरे शरीर में अलग अलग जगह ग्लैंड होती है, जैसे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, गर्दन में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, एब्डोमेन में पेनक्रियास है, एड्रिनल है, जेनाइटल में ओवरीज है, टेस्टिस है, चेस्ट में थाइमस ग्लैंड है। हमारे पूरे शरीर में ग्लैंड बिछी हुई है। तो एक जगह नहीं, हमारे शरीर के अलग अलग जगह अलग अलग ग्लैंड होती है। इसके बारे में हम आगे सेपरेटली बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। वृंदावन, जहां की 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी जिसको एक युवा शरीर भी सहन नहीं कर सकता, वहीं 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं अपने पेट की अग्नि बुझाने के लिए भिक्षा मांगती हैं, जिसमें कई माताएं कई बार मूर्छित भी हो जाती हैं। रात में इतने मच्छर होने के कारण ये माताएं चैन से सो भी नहीं पाती हैं, और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग। इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती, और इन माताओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष हो जाता है। जो हमको घर किराया देने के लिए बहुत कष्ट चल रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, चल नहीं पाती हूँ। रास्ते में 7 घंटा, 8 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा बैठ के थोड़ा कुछ कमाती हूँ, वही घर भाड़ा किराया जुगाड़ करती हूँ। बहुत कष्ट में है हम लोग। ऐसे में हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन ऐसी 1000 से भी अधिक माताओं को राशन पानी इन्हीं की भजन कुटीर तक उपलब्ध कराती है। इन भीषण गर्मियों में इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ फल, मच्छरदानी, ग्लूकोन डी और मटके उपलब्ध करा रहे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम चाहते हैं कि माताएं आराम से अपना भजन कर सके, उन्हें अपने भोजन की चिंता ना करनी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवा में सभी साथ जुड़े, आगे आए, ताकि हम और आप मिलके इन माताओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। धाम में रहकर भजन करने वाली इन माताओं की मदद करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें, और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें।